हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दीपू कुमार आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में समझा था। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके कुछ यूनिट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के पॉइंट को देखेंगे। आगे के पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कितने तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव एंथैल्पी होते हैं और एक नेगेटिव एंथैल्पी होते हैं। तो पॉजिटिव एंथैल्पी यहाँ पर क्या होते हैं। पॉजिटिव एंथैल्पी का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके एनर्जी बढ़ जाएंगे, उसके एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएंगे। उसके एनर्जी पहले से ज्यादा कब होंगे, जब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है और इसके आउटर ऑर्बिट में एक बाहर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर ऑर्बिट में आ गया है, तो इसके एनर्जी बढ़ गए। तो इसके एनर्जी क्यों बढ़ गए, इसके एनर्जी इसलिए बढ़ गए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से एनर्जी खाकर आया है, इसको एनर्जी खिलाकर यहाँ पर भेजा गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका एनर्जी बढ़ गया है। जब इसका एनर्जी बढ़ गया तो पहले के जो एटम थे उसके जो एनर्जी थे और बाद के जो एटम होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा हो गए, तो इसी को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब उसके एनर्जी बढ़ गए। और एक दूसरे होते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि जब एक एटम में एटम का न्यूक्लियस है, इसके आउटर ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहर से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगा। और जब एनर्जी इसका बाहर निकल गया तो ये जो भी एनायन है इसका एनर्जी तो पहले से कम हो गया, अपने पेरेंट एटम से तो इसका एनर्जी कम हो गया। तो जब भी एनर्जी कम हो गया तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये निगेटिव एंथैल्पी है, इसका एंथैल्पी चेंज निगेटिव है, इसका एनर्जी पहले से कम हो गया पेरेंट एटम से, तो इसी को हम लोग निगेटिव एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो पॉजिटिव एंथैल्पी कब होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इसी बात को हम यहाँ पर बताए हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाकर यहाँ पर भेजा गया है, ये एनर्जी लिया है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। इसी को बोलते हैं कि व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। और निगेटिव कब होता है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब भी ये एटम इंटर करेगा, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इंटर करेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा। एनर्जी बाहर निकलेगा तो इसका तो एनर्जी कम हो गया, तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं और निगेटिव एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो फैक्टर होते हैं वो एटॉमिक साइज होते हैं। एटॉमिक साइज इससे कैसे रिलेटेबल है, तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था कि जब किसी एटम का साइज ज्यादा होता है तो आउटर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। न्यूक्लियस जो भी अट्रैक्ट करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को तो वो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं रखना चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और इस कारण से उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ये जो डाउनवर्ड एरो है इसको हम लोग डिक्रीज बोलते हैं। जब भी एटम का साइज ज्यादा रहेगा तो एंथैल्पी चेंज कम रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। दूसरा जो भी फैक्टर है वो क्या है, वो जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव कम है, जेड इफेक्टिव कम है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी एटम है उसका न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो कम रहेगा। न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है
और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है। जेड इफेक्टिव कम है तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो एक कहीं से बाहर के इलेक्ट्रॉन को इसमें इंटर नहीं लेगा तो इंथैल्पी भी कम चेंज होगा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा इसलिए इंथैल्पी चेंज कम होगा, तो इसलिए डेल्टा Eg भी कम होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे तो क्या होंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोगों ने पहले ये भी देखा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो दूर भगाते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं आना चाहेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं रहना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं आएगा तो इंथैल्पी चेंज भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन को इजिली इसमें नहीं रखा, ये जो भी एटम है न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजिली यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इंथैल्पी चेंज भी कम हो जाएगा। हम लोगों ने थर्ड पॉइंट देख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फोर्थ फैक्टर जो भी है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले ये भी देखा था कि जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली स्टेबल फॉर्म में होते हैं। वो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे तो बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने ऑर्बिट में तो यहाँ पर भी इंथैल्पी चेंज कम हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी किस तरह से अफेक्ट होते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो ये जनरली 4 फैक्टर हैं और चारों फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये किस तरह से एक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी अक्रॉस ए पीरियड। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि पीरियड होते हैं, पीरियड के एलोंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेरीज करते हैं और ग्रुप के एलोंग भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेरीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अक्रॉस ए पीरियड देखेंगे। हम लोग अभी अक्रॉस ए पीरियड देखेंगे इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी किस तरह से वेरी करता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता था। जेड इफेक्टिव बढ़ता था तो एटम का रेडियस जो है वो रेडियस भी कम होता था, और जब एटम का रेडियस कम हो जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, दोनों नजदीक आ जाएंगे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा Eg भी बढ़ जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए डेल्टा Eg मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी भी बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है। अक्रॉस ए पीरियड हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी घटता है। जब एटॉमिक रेडियस घटेगा तो न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, अपने एटम में एक्सेप्ट कर सकता है। इस कारण से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में किस तरह का ट्रेंड है। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हम लोग देखेंगे। लिथियम होते हैं, बेरिलियम होते हैं, बोरॉन होते हैं,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इतने एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नियोन है, ये इनर्ट गैस है। ये तो फुली फील्ड इसके ऑर्बिटल होते हैं, इसके एस ऑर्बिटल फुली फील्ड है, और ये किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो ये किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, डेल्टा ईजी है, वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो सबसे कम इसके होंगे, क्योंकि ये फुली फील्ड ऑर्बिटल है, ये किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम होगा, तो इसलिए नियोन सबसे पीछे रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये बेरिलियम है। तो बेरिलियम का जो 2s ऑर्बिटल होते हैं, बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल भी ये फुली फिल्ड रहते हैं। ये नियोन जो है, नियोन का p ऑर्बिटल फुली फिल्ड रहते हैं, और ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम का s ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं। और इसका भी s ऑर्बिटल फुली फिल्ड रहेंगे, तो ये भी किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, ये इजिली किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके भी डेल्टा ईजी कम होंगे, वो नियोन के बाद होंगे, इसलिए यहाँ पर बेरिलियम आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पी सबसेल होते हैं, वो पी सबसेल हाफ फिल्ड होते हैं। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हाफ फिल्ड है। तो आप लोग ये जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी एक स्टेबल फॉर्म होते हैं, तो ये भी किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं लेना चाहेगा, तो इसका भी डेल्टा ईजी कम ही होगा, तो इसलिए नाइट्रोजन इस पोजीशन पे आएगा। उसके बाद जो रह गया वो लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इस तरह से हम लोग सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये आप लोग सीक्वेंस देख लिए कि किस तरह से अरेंज होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से है, इनका ऑर्डर क्या है और ऐसा क्यों है, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि जो नियोन है, वो नियोन तो किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो इस कारण से ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगा। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो भी पी सबसेल होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, और हाफ फील्ड जो भी ऑर्बिटल होंगे, सबसेल होंगे, वो स्टेबल होते हैं, वो किसी तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएंगे। और उसके बाद जो सीक्वेंस बच गए उसको हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो इस ट्रेंड को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप। हम लोग ने देखा कि पीरियड में किस तरह का ट्रेंड होता है, अब हम लोग डाउन में ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप में किस तरह के ट्रेंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होते हैं उनके किस तरह के ट्रेंड होंगे किसी एक ग्रुप में। ग्रुप आप लोग जानते हैं, ये टॉप टू बॉटम जो भी कॉलम होते हैं उनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था कि किसी भी एक पार्टिकुलर ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा। इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। एटम का जब साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कम होगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है
कि जब भी एक पार्टिकुलर ग्रुप में हम लोग मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब भी हम लोग मूव करेंगे तो एटम के साइज बढ़ जाते हैं, और जब एटम के साइज बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे, जब अट्रैक्शन फोर्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन ए ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। इसमें ये बताया गया है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ डेल्टा EGH of third period elements are greater than corresponding second period p block elements। स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है कि जो सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में, और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक, यहाँ पर पी ब्लॉक की बात चल रहा है। इसमें यह बताया गया है मैग्नीट्यूड्स ऑफ डेल्टा EG ऑफ थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो हैं आर ग्रेटर देन कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यह बताया गया है कि जो यहाँ पर थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा कोरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड पीरियड। यहाँ पर थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा ही होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इट हैपेंस बिकॉज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन इन सब की बात हो रही है, हैव अ स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप एंड एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉजेज ग्रेटर रिपल्सन एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ये सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है इनके एटॉमिक रेडियस छोटे होते हैं, सेकंड पीरियड के एटॉमिक रेडियस छोटे होते हैं। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनमें तो एक एक्स्ट्रा सेल आ गए, उनमें सेल की संख्या एक ज्यादा हो गया, तो इनके जो एटम के साइज होंगे उनके एटम के साइज ज्यादा बड़े होंगे, और ज्यादा बड़े होंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जब इनके साइज छोटे होंगे तो इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो नजदीक नजदीक होंगे, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को रहना, किसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल है। तो इस कारण से इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली इंटर नहीं कर पाएगा किसी बाहर से। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके साइज ज्यादा होते हैं। साइज क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, उनमें सेल की संख्या एक ज्यादा हो गई। जब सेल की संख्या एक ज्यादा हो गई तो इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनके पास जगह ज्यादा है, और इनके पास जगह कम है, इनके पास जगह ज्यादा है, इनके पास जगह ज्यादा है, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने सेल में रख सकते हैं, तो अपने सेल में रख सकते हैं। इस कारण से इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? हम लोगों ने देखा कि इनके साइज थोड़ा ज्यादा होते हैं और इस कारण से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं बाहर से। और जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके साइज छोटे होते हैं, उनमें जब एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा एडिशन होगा तो इनमें अपने सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन होगा तो वो इसमें इजिली इंटर नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से इनके जो डेल्टा EG है वो कम होता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि इसके पास साइज ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकते हैं, इनके पास जगह है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि सल्फर के पास जो जगह है वो ज्यादा है, क्योंकि इनका रेडियस ज्यादा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रखने में इनको परेशानी होती है। ये सारे को आप लोग देख रहे हैं कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। जैसे देखिए इस टेबल में
इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं, ये है सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने सेल है। सेकंड पीरियड में 2 सेल है, सेकंड पीरियड में 2 सेल है। थर्ड पीरियड में कितने सेल है? थर्ड पीरियड में 3 सेल है, 3 सेल्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड पीरियड है ये तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन को, किंतु इसके पास साइज छोटा है, इनके पास साइज छोटा है। ये अट्रैक्ट तो करेगा किंतु इसके पास रखने का जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रखने का इनके पास जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन रखने का इनके पास जगह नहीं है। जो भी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इनका साइज छोटा है, इनके पास 2 ही सेल है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते हैं, इनको अट्रैक्ट करने की क्षमता है किंतु ये रख नहीं सकते हैं। इसलिए इनका जो डेल्टा EgH है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका कम होता है, ज्यादा नहीं होगा। जो थर्ड पीरियड के हैं जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको क्या है, इनके पास 3 सेल्स है। तो इस कारण से इनका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इनके पास जगह भी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने पास रख पाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रख पाएंगे। इनको अट्रैक्ट करने की पावर थोड़ा कम है किंतु इनके पास ज्यादा जगह है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगा सेकंड वाला से। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, और फास्फोरस को नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, सिलिकॉन को कार्बन से ज्यादा होता है, और एल्युमिनियम को बोरॉन से ज्यादा होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों होता है, व्हाई सच एक्सेप्शंस, ऐसा एक्सेप्शन क्यों होता है। तो यही बात बताया गया है कि क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यू, it is easier to add an electron to chlorine and sulfur due to its larger size। हम लोगों ने देखा कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक साइज ज्यादा होते हैं, उनके साइज ज्यादा होते हैं, which can accommodate extra electron more easily। उनके साइज ज्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख सकते हैं। जिनका साइज छोटा है उनके पास घर भी कम है, इनका साइज ज्यादा है, इनके पास घर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख पाएंगे। ये बात हो रही है थर्ड पीरियड की, और ये बात हो रही है सेकंड पीरियड के एलिमेंट की। थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट है इनके पास साइज ज्यादा है इसलिए घर ज्यादा है कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and after addition of an electron it becomes comparatively unstable। स्टूडेंट्स, जो भी इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, जैसे नियोन, जो नियोन होते हैं उनके जो डेल्टा Ag होंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के नियोन के जो भी ऑर्बिटल होंगे, नियोन के ऑर्बिटल में हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एनर्जी खिलाएंगे तो ही इसमें इंटर कर सकता है, और जब भी ये इंटर करेगा तो उसके बाद भी ये अनस्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही फुली फिल्ड ऑर्बिटल थे। इसके जो पी सबसेल होते हैं वो फुली फिल्ड रहते हैं, फुली फिल्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को तो इजिली अपने पास नहीं रख पाएंगे, वो तो रखे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको एनर्जी खिलाकर भेजा था, एनर्जी खिलाकर भेजा था तो ये रखे हुए थे और फिर भी अनस्टेबल ही रहेंगे।
इनको जैसे ही मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, इस चीज को नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस चार्ट के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से पहले डिस्कस किया वो उस तरह से एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। इसको भी आप लोग पॉज करके अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड किया, इसी एटम में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो जो एंथैल्पी हुआ वो तो पहले का हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो जो भी एंथैल्पी चेंज होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो सक्सेसिव हो गए, मतलब एक के बाद दूसरे के वो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा इज जी एच फॉर द एडिशन ऑफ ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल पॉजिटिव एटम। मतलब कोई भी न्यूट्रल पॉजिटिव एटम था, सॉरी न्यूट्रल एटम था, उसमें हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड किए। पहले तो ऐड कर दिए थे, दूसरे को ऐड किए, तो दूसरे को ऐड करने में जो भी एंथैल्पी चेंज आएंगे उसको हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे इसका मतलब हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव का मतलब जैसे एक न्यूक्लियस में हम लोग देखेंगे, इसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इसमें हम एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस ऑर्बिट में ऐड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी खिलाएंगे, इसको हम लोग एनर्जी खिलाएंगे और एनर्जी खिलाकर इसमें भेजेंगे तो यहाँ पर वो आएगा। तो यहाँ पर आएगा तो एनर्जी खा कर आया है, बाहर से एनर्जी खा कर आया है, तो इसके एनर्जी बढ़ जाएंगे। जो भी इसके ऑर्बिटल में इस एटम की जितने भी एनर्जी है वो एनर्जी तो बढ़ जाएंगे। तो एनर्जी बढ़ गए पहले से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज। उसके इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आए हैं। तो जो भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, जिसको हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब दूसरे बार जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसको एनर्जी खिलाना ही पड़ेगा, बिना एनर्जी खाए हुए वो ऐड नहीं होगा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जब भी बाहर से दो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्सन होगा कि जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था उस फोर्स को नलिफाई कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को खत्म कर देगा। तो इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, जो कि न्यूट्रल ऑक्सीजन का गैस एटम, ऑक्सीजन का एटम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड किए तो ऑक्सीजन का एनायन बन गया। तो इससे क्या होगा, 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। इतना एनर्जी बाहर निकलेगा तो हम लोग के पास ऑक्सीजन का एनायन बच रहा है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा, इसको तो हम लोगों को एनर्जी खिलाना पड़ेगा। ये एनर्जी खाकर इसमें ऐड होगा तो O-2 बनेगा, एनायन बनेगा -2 एनायन। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा
वो प्लस 744 किलो जूल पर मोल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एनायन में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी खिलाना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाना पड़ेगा। कितना खिलाना पड़ेगा? तो 744 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हमको इसको एनर्जी खिलाना पड़ेगा। तो यही होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को बोलते हैं। सेकेंड वाला हुआ तो इसी को हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि जब भी दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम लोग करेंगे, किसी भी न्यूट्रल एटम में हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाएंगे तभी वो न्यूट्रल एटम में ऐड होगा। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो देखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी एक, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, तो इसमें हम लोग एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें ऐड करते थे, तो ये ऐड करके इसमें रख लिया, ऐड करके ये अपने घर में रख लिया, और उसके बाद जो एनर्जी में चेंज आया उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने घर में रखने की बात यहाँ पर हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने घर में रखने की बात हो रही है, किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ खींचने की बात होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को बात होती है। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ सिर्फ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, खींचने की जो पावर होती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की पावर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, इसके इलेक्ट्रॉन की क्या चाहत है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कितनी चाहत है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितना कर पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, कभी कभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक जैसा ही लगता है, तो इनमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने घर में रख लेने की जो क्षमता, एबिलिटी होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, रखने की बात नहीं यहाँ पर होती है, यहाँ पर रखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ खींचने की बात हो रही है। तो जब भी खींचने की सिर्फ बात होगी तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, और कन्वेंशनली डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जो एक न्यूट्रल एटम है ये तो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, तो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को इसको खींचने की क्या पावर है, खींचने की पावर कैसे डिफाइंड होगा? जब वो खींचेगा तो कुछ इससे एनर्जी रिलीज होगा, तो उसी एनर्जी के जरिए हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता था कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता था, और यहाँ पर सिर्फ खींचने की बात हो रही है, तो खींचने में जो एनर्जी का रिलीज होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे
एक्स गैस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो एक्स का एनायन बनेगा। तो इससे के जो भी मेजरमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ये सारे इनके यूनिट है। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होते हैं डेल्टा EgH, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस π/2RT। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, उसको यहाँ पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के सिर्फ बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो भी होंगे उनके निगेटिव में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2RT, -5/2RT, ये दोनों के बीच का यही रिलेशन है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक R है और एक T है, तो ये दोनों क्या है, तो जो R है ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो T है, इस T को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में कंसिडर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आप लोगों को एक तरह से देखने में लग रहा था, और इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है वो, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा EgH इज इक्वल टू -EA माइनस 5/2RT। तो ये है रिलेशन। और जब यहाँ हम लोग ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इसको अगर हम लोग 0 केल्विन पर अगर कंसिडर कर रहे हैं, 0 केल्विन पर, तो ये रिलेशन आएगा डेल्टा EgH इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी 0 केल्विन पर बात होगा तो ये रिलेशन होगा। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पर जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो हम लोग केल्विन में मेजर करेंगे। और फॉर कंपैरिजन पर्पस इन पीरियोडिक ट्रेंड्स वी यूज बोथ द टर्म्स इंटरचेंजेबली। हम लोग इन दोनों को कभी कभी बदल बदल कर भी इन सारे टर्म्स को यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के जैसा ही होता है। दोनों तो इलेक्ट्रॉन खींचने की बात हो रही है, किंतु इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन रख लेता है तब बात होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो बात होती है। तो दोनों का रिलेशन एक ही तरह का है, आप लोग देख सकते हैं कि सेम एज निगेटिव डेल्टा EgH, जो भी डेल्टा EgH रहेगा उसका निगेटिव हम लोग ले लेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ऑक्सीजन फैमिली, ये होती है। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे बाद में आता है और सल्फर सबसे पहले आता है। पहले सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, फिर टिलेनियम आएगा, टेलेरियम, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट सीजियम इज इवन ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट क्लोरीन। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे कि जो सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना हम लोग को एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होता है
क्लोरीन के जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होते हैं वो सीजियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से कम ही होते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared electrons towards itself in a covalently bonded molecules। यहाँ पर क्या चीज का बात हो रहा है? यहाँ पर जो दो एटम होते हैं, ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का बॉन्ड रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, और इस बॉन्ड को अपने न्यूक्लियस की तरफ जो भी अट्रैक्ट करेंगे, उस अट्रैक्ट करने की जो इसके पोटेंशियल होंगे, इनके जो भी पावर होंगे, उनको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। उसी को बताया गया है कि मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, यह बात हमेशा एक बॉन्डेड स्टेट में ही होगा। किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं जो इलेक्ट्रॉन, उसी को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो भी यहाँ पर पोटेंशियल होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं। सो इसको हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसी बात को हम लोग बताएं कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो यहाँ पर किसी एक एटम की बात नहीं होती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की भी बात नहीं होती, यहाँ पर बॉन्डेड स्टेट में यह बात होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो बॉन्डेड स्टेट में यहाँ पर मेजर किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। यहाँ पर इसी चीज का डिस्कशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इस बात को नोट करके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ये एक आइसोलेटेड एटम का एक प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट मोलिकुल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक एटम दूसरे एटम से यहाँ पर बॉन्डेड स्टेट में है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक एटम है, एक अलग अलग तरह के एटम से बॉन्डेड स्टेट में है, तो यहाँ पर अलग तरह के मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा और इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल में हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के बॉन्ड भी होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाएंगे। ये किसी एक पार्टिकुलर एटम की बात नहीं होती है और किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की भी बात नहीं होती है। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि इतना किलो जूल है या इतना मोल है या इतना केजी है या इतना मीटर है, इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं। ये एक कंपेरेबल, इसको एक कंपेरेबल है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि किससे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस टर्म में है, और इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है, इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, और किसी तरह के आप लोग के अंदर किसी तरह का डाउट है, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग के जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके अकॉर्डिंग
हम नेक्स्ट भी लेक्चर ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।